हेलो फ्रेंड्स। तो देखिए इस वीडियो में बेसिकली हम बात करने जा रहे हैं CAPF 2023 या फिर कोई स्टूडेंट आगे के लिए भी हो तो वो भी देख सकते हैं, क्योंकि ये स्ट्रैटेजी बिगनर्स के लिए स्ट्रैटेजी है। आप ऐसा कह सकते हैं कि बिल्कुल फाउंडेशन से जो तैयारी की बात की जाती है उसकी हम बात करेंगे। बिगनर्स को पॉइंट ऑफ व्यू में रख के इस वीडियो को बनाया जा रहा है। तो मैं आप सभी को एक सजेशन ये दूंगा कि इसके बाद जस्ट आपको कल ही एक वीडियो देखने के लिए मिलेगा। आप कह सकते हैं वो एडवांस स्ट्रेटजी है, ठीक है। इसके एक आगे स्टेप वाला वो सभी उन स्टूडेंट्स के लिए वो वीडियो होगा जो इस बार का जैसे CAPF 2022 को क्लियर नहीं कर पाए हैं, उनके लिए वो स्ट्रेटजी होगा। क्योंकि आप कहीं ना कहीं बेसिक्स को जानते हैं और बेसिक्स के क्लियर होने के बाद जैसे मुझे एक वीडियो आया था, सॉरी एक मैसेज आया था टेलीग्राम पर कि एक स्टूडेंट है, उन्होंने कहा कि उन्होंने ऑलमोस्ट 10 to 15 टाइम्स सारी NCERT पढ़ ली है और वो डेली 8 to 10 आवर्स एफर्ट्स भी डाल रहे हैं, बट कहीं ना कहीं उनके लास्ट 2 to 3 अटैम्प्ट से वो क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। कभी मार्जिन से रह जा रहा है, कभी किसी में। तो वो प्रॉब्लम को एड्रेस करने की मैं कोशिश करूँगा वहाँ पर कि कहाँ पर आपके अप्रोच में कमी आ रही है, उस चीज़ पे मैं फोकस करूँगा। ये बेसिकली एक वीडियो फाउंडेशन या फिर बिगनर स्टूडेंट्स के लिए है। आप भी देख सकते हैं फॉर नोइंग द बुक लिस्ट में ही मैं छोटी छोटी चीज़ें बताऊंगा कि जो आपको फोकस करनी चाहिए, बिकॉज वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। बिकॉज बुक लिस्ट में अगर आप देखेंगे तो काफ़ी टॉपर्स भी और इंस्टीट्यूट में भी बहुत सारे चीज़ों को फॉर ग्रांटेड ले लिया जाता है, लेकिन वो चीज़ें इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल मैं ज्योग्राफी की बात करूँ तो आपको 11th-12th बताया जाता है मेनली, बट अगर आप देखेंगे 9th की NCERT से इस बार अच्छे क्वेश्चंस आए। अगर आप देखेंगे इकोनॉमिक्स की जैसी ही बात आती है तो लोग माइक्रो और मैक्रो के अलावा आगे नहीं जाते हैं, बल्कि अगर आप देखेंगे तो द बुक इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट उससे क्वेश्चंस आते हैं। 20 में आया, 21 में आया, 22 में भी कुछ क्वेश्चंस थे इनडायरेक्टली, फिर 9th वाले से भी आते हैं। तो उन सभी छोटे छोटी चीज़ों पे भी हम इसमें चर्चा करेंगे। तो बहुत ही डिटेल्ड वीडियो होने वाला है। फाउंडेशन बिगनर्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा ये। बाकी देखिए चैनल पे अगर पहली बार हैं तो मेरे बारे में आप जान सकते हैं कि दैट माय नेम इज़ अभिषेक कुमार, ठीक है। और रिगार्डिंग द जर्नी तो एक वीडियो मैं ये भी लेके आऊँगा, जैसे लास्ट ईयर मैंने लाया था तो वो काफ़ी हेल्पफुल रहा था, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स को जर्नी भी जानना होता है। तो क्योंकि मैंने अपना पहला अटैम्प्ट जो है वो 20 में दिया था तो वो मैं क्लियर नहीं कर पाया था। फिर मैंने CAPF 21 को और 22 को, 21 एंड 22 दोनों को 2 टाइम्स इन अ रो क्लियर किया है, ठीक है। तो 20 वाला मैंने क्लियर नहीं किया था, तो उसके बाद मैंने क्या इम्प्रूवमेंट की 21 में और फिर 22 में क्या किया था, तो उन सभी पे मैं उसमें बात करूँगा एक वीडियो में। इसके बाद CDS एग्जामिनेशन एंड FCAT मल्टीपल टाइम, CDS विथ 150 प्लस मार्क्स एंड FCAT विथ 200 प्लस मार्क्स। तो ये सिर्फ थोड़ी सी बातें हैं ताकि थोड़ा सा क्रेडिबिलिटी हो कि जो भी मैं चीज़ें बता रहा हूँ कहीं ना कहीं उसके पीछे थोड़ी सी एक्सपीरियंस तो है ही, ज़्यादा हो या ना हो, ठीक है। तो देखिए अगर मैं पहले बात करूँ थोड़ा सा, क्योंकि आप बिगनर हैं तो थोड़ा सा पैटर्न को बता देते हैं, ब्रीफली बता देंगे। वैसे इस वीडियो तक अगर आप पहुंच गए हैं तो डेफिनेटली आपको पैटर्न ये सारी चीज़ें पता होंगी, बट ब्रीफली बताऊंगा। देखिए 2 पेपर होंगे, पेपर 1 पेपर 2, एक ही दिन दोनों ही पेपर होते हैं 2 आवर्स के गैप पे। पेपर 1 में आपके सामने 125 क्वेश्चंस मल्टीपल चॉइस होते हैं, 2 मार्क्स ईच, 250 मार्क्स का फुल पेपर होता है। नेगेटिव आपके 1/3 यानी 0.66, और ये आपका कंप्लीट 200 मार्क्स की होती है, जिसमें कि 4 ऐसे, 2 आर्गूमेंट, 2 रिपोर्ट, 1 कॉम्प्रिहेंशन, 5 क्वेश्चंस के साथ प्रीसे और ग्रामर रहते हैं 25 मार्क्स के। तो ये है, ये पेपर जो है वह इंग्लिश का पेपर नहीं होता, आपकी जनरल स्टडीज़ का पेपर होता है, जनरल स्टडीज़ एंड कॉम्प्रिहेंशन। तो इसमें राइटिंग के साथ रीडिंग स्किल दोनों। तो मैं इसमें ये भी बात करूँगा कि बिगिनर्स जो हैं जिनके पास 1 ईयर का टाइम है, 1 ईयर चलिए 23 के लिए नहीं है, बट फिर भी तो किस तरह से वो स्किल भी डेवलप किया जा सकता है उस पर भी मैं इस पर बात करूँगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देन सबसे पहले मैं बात करता हूँ पेपर 1 से रिगार्डिंग, ठीक है। और जो सिर्फ पेपर 2 के बारे में जानना चाहते हैं वो थोड़ा सा वीडियो को स्किप कर लेंगे, 5 to 10 मिनट्स आप स्किप कर सकते हैं, आपको पेपर 2 का मिल जाएगा। तो पेपर 1 की मैं बात करता हूँ। पेपर 1 में बेस्ड ऑन दी रेलिवेंस के अनुसार मैं बताऊँगा और कॉस्ट बेनिफिट रेशियो के भी अनुसार कि कौन से आपके सब्जेक्ट्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए और कौन कौन सा आपको करना चाहिए। देखिए पहले मैं स्टार्ट करूँगा साइंस से ही, बिकॉज साइंस इज़ वन ऑफ द ईजीएस्ट सब्जेक्ट, और इसमें कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं एग्ज़ाम में जो आपको ज़्यादातर धोखा नहीं देते हैं। लेट से आप हिस्ट्री पढ़ के जाते हैं तो हो सकता है एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चंस उतने ना देखने के लिए मिले, या फिर क्वेश्चंस दिखें भी बट आप उसे सॉल्व ना कर पाएँ।
लेकिन साइंस वन ऑफ दो सब्जेक्ट है जिसे पे आपको बहुत ही बेहतर तरीके से कमांड करने की ज़रूरत है। इसलिए मैं ये कहूँगा कि अगर आप प्रिपरेशन को जस्ट स्टार्ट कर रहे हैं या फिर स्टार्ट कर भी दिया है तो आप साइंस पे पहले फोकस करें, बिकॉज साइंस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो साइंस की अगर हम बात करें तो साइंस में आपको पता होगा कि 9th एंड 10th, ठीक है, 9th एंड 10th जो है वो इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें पढ़ने का तरीका क्या होता है कि जैसे आपने फिज़िक्स पढ़ा तो दोनों ही बुक से पहले पूरी फिजिक्स पढ़ ली, फिर केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो दोनों ही बुक से पूरी केमिस्ट्री पढ़ ली, फिर बायो पढ़ रहे हैं तो दोनों ही बुक से बायो पढ़ लेंगे। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो ये तो है, लेकिन इसके अलावा भी, क्योंकि अगर आपको अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो 6, 7, 8, 11th एंड 12th ये बुक्स भी इम्पॉर्टेंट हैं अगर आप क्वेश्चन के नेचर्स को समझने की कोशिश करेंगे। मैं कुछ एग्जांपल्स दे सकता हूँ, जैसे कि अगर आप देखेंगे 8th की बुक में तो उसमें वाई डू वी फॉल इल है, तो उस वाले से आपका फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड फ्रेंड एंड फो, तो उसमें जैसे हैं तो वो सारे से आपको क्वेश्चंस देखने के लिए मिल जाते हैं। फिर एक कंबशन एंड फ्लेम वाला चैप्टर है, उससे भी क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। छोटी छोटी चीज़ें, इग्निशियस टेम्परेचर किसे कहते हैं, ये सारी। 11th एंड 12th में अगर आप देखेंगे बायो कंपोनेंट, बायो में भी अगर आप जब देखेंगे जो हाई लेवल, जैसे सेल वाला चैप्टर है, सेल आपका 9th में कवर है बहुत अच्छे से, लेकिन कभी आप देखेंगे थोड़े से एडवांस, इस बार भी 22 में भी देखेंगे थोड़ा सा एडवांस क्वेश्चन आया, तो वो कहाँ से आता है, 11th-12th वाले से। इसके अलावा अगर आप कुछ चैप्टर्स देखेंगे जैसे कि केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ है, पॉलीमर चैप्टर है, ग्लास वाला है, हाइड्रोजन है, वाटर है, इन सभी से जैसे कि परमानेंट हार्डनेस और टेम्प्रोरी हार्डनेस, इस तरह के से आते हैं। तो क्या इन बुक्स को पढ़ने की ज़रूरत है? द आंसर इज़ येस, बट क्या सभी को पढ़ना है चैप्टर बाय चैप्टर? द आंसर इज़ नो। तो फिर क्या करना है? देखिए, मैं आपको कहना क्या चाह रहा हूँ कि आपको स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक हर लाइन, छोटी छोटी चीज़ें भी, अगर आप देखेंगे 9 से क्वेश्चन आया 21 में, मैटर इन आवर सराउंडिंग में पहले ही स्टार्टिंग में ही दिया हुआ है पंच तत्व के बारे में, उसमें ये क्वेश्चन आ गया। आप अगर देखेंगे इस बार भी क्वेश्चंस आपको देखने मिले, अब जो एक्टिविटीज़ दिए रहते हैं उनसे भी क्वेश्चंस देखने के लिए मिल रहे हैं। यानी मैं ये कह सकता हूँ कि 9th एंड 10th की बुक को आपको बहुत ही बेहतर तरीके से करने की ज़रूरत है। और जैसे कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे लास्ट टाइम पे जब प्रिपेयर करते हैं तो 9th 10th की अगर अप्लाइड, यानी कि उन्होंने सिर्फ पढ़ा नहीं है, उसे समझा भी है, तो अगर उसके एप्लीकेशन को इस्तेमाल करते हैं तो इन बुक्स की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व हो जाते हैं। लेकिन कुछ क्वेश्चंस यहाँ से इस तरह के फैक्चुअल इन नेचर आएंगे जहाँ पर आप एप्लीकेशन भी यूज़ नहीं कर पाएंगे, वो डायरेक्ट इन बुक्स में दिया हुआ है, तो उन क्वेश्चंस के लिए आपको थोड़ा देखना पड़ता है। लेकिन मैं हमेशा ये कहूँगा कि मेन फोकस आपका 9th-10th पे ही होना चाहिए, क्योंकि 80 to 90% जो क्वेश्चंस हैं वो आप 9th-10th से ही सॉल्व कर लेंगे। तो 80 to 90% क्वेश्चन जब आप यहाँ से सॉल्व कर पा रहे हैं तो इस पर बहुत ही बेहतर तरीके से कमांड करने की ज़रूरत है। रही बात 6, 7, 8 और 11-12 की, तो इसमें जैसे कि कुछ टेबल्स हैं, कुछ चैप्टर्स के कुछ चीज़ें हैं जो इम्पॉर्टेंट है, और कुछ ही मतलब मैं कह सकता हूँ कि सम चैप्टर्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो उन चैप्टर्स का मैं आपको लिस्ट बना के दूंगा, ठीक है, हमारे टेलीग्राम चैनल दैट इज़ एस डिफेंस पे, ठीक है, एस डिफेंस पे। और चैप्टर्स, और जो चैप्टर्स ऐसे हैं जिन्हें पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, उनमें सिर्फ कुछ टेबल्स हैं जो दिए गए इंपॉर्टेंट, उन टेबल्स को मैं क्रॉप करके एक सेपरेट PDF बना के दूंगा। बट उसके लिए एटलीस्ट यू हैव टू गिव सम टाइम। हम आपको नवंबर के मिड तक आपको देंगे, ठीक है। तो आप उसके लिए टेलीग्राम चैनल एज डिफेंस पे जुड़े रह सकते हैं। बाकी मैं आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर्स 2-4 दिनों में ही बता दूंगा, टेलीग्राम पे एक लिस्ट दे दूंगा, तो खुद से जो पढ़ना चाहते हैं वो टेबल के थ्रू, मतलब मैं जो चैप्टर्स दूंगा वो सारे चैप्टर्स मार्क करके पढ़ सकते हैं, या फिर आप जो PDF देंगे हम उससे भी आप कर सकते हैं, ठीक है। सिंपली नोट्स नहीं होंगे, वो सिंपल वहीं से क्रॉप किए करके देंगे, ठीक है, कंपाइल करके। बेसिकली आप कह सकते हैं कि इसमें से जितने भी इंपॉर्टेंट होंगे उनकी कंपाइलेशन। फिर इसके बाद आप सोचेंगे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने क्यों नहीं बोला, क्योंकि बेसिस जो है प्रिपरेशन स्टार्ट होती है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है, हाँ देखिए, ऐसे आप जनरल फ्रेमवर्क लेने के लिए, लेकिन यहाँ तक वीडियो तक पहुँचे तो मैं वैसा मानता हूँ कि जनरल फ्रेमवर्क आपने लिया होगा। आप 1-2 ईयर के, जैसे 2022 के, 21 के, 20 के थोड़े आप क्या हैं जो क्वेश्चंस हैं वो देख सकते हैं, ताकि आपको एक रफ ट्रेंड मिल जाए। लेकिन इसके बाद आपको जैसे ही एक सब्जेक्ट आपने कंप्लीट किया, साइंस जैसे कंप्लीट किया, तो आपको ना क्वेश्चन सॉल्व करने हैं।
अगर आपके पास चैप्टर वाइज बुक या फिर सब्जेक्ट वाइज बुक है तो वेल एंड गुड है। वो नहीं भी है तो जब आप सॉल्व करेंगे तो जो साइंस के सिलेक्टेड क्वेश्चंस होंगे वो आप सॉल्व करेंगे। इससे बेनिफिट क्या होता है, इसे ही कहते हैं रिवर्स इंजीनियरिंग, रिवर्स मेथड ऑफ रिवीजन। इससे होगा क्या कि जब आप साइंस के क्वेश्चंस बनाएंगे तो आपको इंपॉर्टेंस ऑफ दैट सब्जेक्ट और इंपॉर्टेंस ऑफ दैट एनसीईआरटी भी पता चलेंगी। फिर आपको पता चलेगा कि अच्छा मैंने इस चैप्टर को किया था लेकिन यहाँ के क्वेश्चंस को मैं सॉल्व नहीं कर पा रहा हूँ, तो फिर आप उन चैप्टर्स को अच्छे से करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल दूँ, जैसे कि सोल्यूशन वाला है, आई फेस लिटिल बिट डिफ़िकल्टी व्हेन इट कम्स टू सोल्यूशन, कोलाइड्स, ये सारे, तो वहाँ पर प्रॉब्लम आती है। तो जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करूँगा तो मुझे रियलाइज़ होगा, तो फिर मैं जब उस चैप्टर को पढ़ूंगा तो थोड़ा स्पेशल फोकस के साथ पढ़ूंगा, ठीक है। तो उस चीज़ को आपको फोकस करना है। हाँ, फिर यहाँ पर देखिए साइंस के जब अब मैं बात करता हूँ नोट्स की, कि क्या नोट्स प्रिपेयर करने चाहिए, क्योंकि ये भी क्वेश्चन आता है, तो आंसर इज़ येस, आपको प्रिपेयर करने चाहिए। बट क्या पूरी बुक की नोट्स प्रिपेयर किए जा रहे हैं? द आंसर इज़ नो, फिर नहीं करना है। नोट्स क्या प्रिपेयर करना है ये समझे। नोट्स में सिर्फ कुछ फैक्ट्स जो होते हैं हर चैप्टर से रिलेटेड, आपको 10-12 ऐसे ही फैक्ट्स आपको देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। और क्वेश्चंस वहाँ से आए तो थोड़ी सी क्वेश्चंस में मतलब आपको थोड़ी सी डिफ़िकल्टी होती है, क्योंकि वहाँ पर थोड़ा सा जो कन्फ्यूजन है वो होता है। दैट्स वाई इस बार भी हम लोग जैसे पेड ग्रुप लेट से स्टार्ट करेंगे, तो इस बार हम लोग जो है वो सभी स्टूडेंट्स को फैक्ट वाले सारी फाइल जो है हम लोग खुद क्रिएट करके देंगे, सारे चैप्टर वाइज सारे फैक्ट्स को कंपाइल कर करके एक साथ देंगे, ठीक है। तो वो आप काम खुद से भी कर सकते हैं, कोई इतने बड़े रॉकेट साइंस नहीं है। जब आप पढ़ रहे हैं तो उसी दौरान पे आपको रियलाइज़ होगा कि हाँ, जैसे एक्टिविटीज़ हैं उसमें बहुत सारे आपको सोल्यूशंस, केमिकल्स, ये सारे के नाम दिए गए हैं, वो उन सभी को आप नोट कर सकते हैं। तो वो चीज़ कब आएगी? जब प्रीवियस ईयर एनालिसिस करेंगे। प्रीवियस ईयर एनालिसिस करेंगे तो फिर खुद से आपको होगा, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए प्रीवियस ईयर एनालिसिस आपके लिए कोई दूसरा करके नहीं देगा, आपको खुद ही करना पड़ेगा। बस हाँ, ये हो सकता है कि जैसे लेट से किसी इंस्टीट्यूट का पार्ट बनते हैं या फिर तो वो लोगों ने प्रीवियस ईयर किया है, तो वो आपको कुछ भी जो कंटेंट है उसमें उन चीज़ों को इंक्लूड करते हैं। जैसे पेड ग्रुप हम लोग चलाते हैं तो वहाँ पर हम जो है क्वेश्चंस उसी तरह से फ्रेम करते हैं और जो उससे रिलेटेड जितने भी कंटेंट होते हैं उसको कंपाइल करके देने की कोशिश करते हैं, तो वो चीज़ है, ठीक है। अब आ जाते हैं सेकंड। तो देखिए सेकंड इंपॉर्टेंट आपका होगा पॉलिटी, ठीक है। पॉलिटी इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और देखिए पॉलिटी की जब मैं बात करता हूँ तो पॉलिटी में यूजुअली जो सबसे रिकमेंडेड बुक है आपको ही पता होगी, दैट इज़ लक्ष्मीकांत, ठीक है, लक्ष्मीकांत। तो आप इस बुक को पूरा थॉरली कर सकते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ऑल दो मैंने कभी नहीं पढ़ी है इस बुक को, बिकॉज आई रेफर नोट्स, और वो नोट्स मुझे काफ़ी हैंडी रहती। तो जिनको वो नोट्स है ये फ्री ऑफ कॉस्ट ही है, क्योंकि हमारी नहीं है, वो CSE इंस्टीट्यूट के शॉर्ट नोट्स ही है 128-125 पेजेस की, अब तो अपडेटेड भी आ चुकी है। तो वो अगर आपको चाहिए तो फ्री ऑफ कॉस्ट आप मुझसे ले सकते हैं फ्रॉम दिस ID इनक्रेडिबल अभिषेक 10, ठीक है। वो उनके टेलीग्राम पे भी फ्रीली अवेलेबल है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, पब्लिकली अवेलेबल है, आप जाके उनसे भी ले सकते हैं। बाकी आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं नोट्स के लिए, तो मैं उन्हीं को प्रेफर करता हूँ। बट मैं आपको नहीं रिकमेंड करूँगा, मैं यही कहूँगा कि आप जो है लक्ष्मीकांत बुक को पॉलिटी के लिए अच्छे से प्रेफर करें और इसे बार बार रिवाइज करें। इसके बाद जब बुक की बात आती है तो मैं NCERT 2 रिकमेंड करता हूँ, ठीक है। हो सकता है एक ही लोग करते हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, बट मैं आपको 2 रिकमेंड करूँगा, एक पॉलिटिकल थ्योरी वाली भी करूँगा, ठीक है। हो सकता है इधर लास्ट 2022 में उतने क्वेश्चंस देखने के लिए नहीं मिले, लेकिन उससे पहले भी थे, और उससे पहले भी अगर आप 17-18 वाले टाइम देखेंगे तो क्वेश्चंस रहते हैं पॉलिटिकल थ्योरी से, भले ही 1-2 रहते हैं, ठीक है। बट क्या है कि अभी आप बिगनर्स हैं, और मैं ऐसा मानता हूँ कि आपको सब कुछ पता होना चाहिए, फिर आप देखें कि हाँ कौन सा मुझे करना है नहीं करना है। वो सारी चीज़ें लास्ट टाइम पे भी आती हैं, जब 4 to 5 मंथ्स बचे हुए हैं तब आप ये सब सोच सकते हैं। अगर अभी आपके पास टाइम है तो डेफिनेटली आपको पॉलिटिकल थ्योरी वाली भी बुक करनी चाहिए, ज़्यादा वैसे थिक नहीं है बट फिर भी कर सकते हैं। मतलब मैं आपको कंप्लीट सोर्स बताऊंगा कि जहाँ जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं जैसे जैसे, उसमें से फिर आप सेलेक्टिव चीज़ों को इंपॉर्टेंस के बेसिस पे कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने आपको बताया कि 9-10 आर द अटमोस्ट इंपॉर्टेंट, सेम मैनर में यहाँ पर सिर्फ लक्ष्मीकांत भी कर लेंगे ना तो आपके लिए हो जाएगा, ठीक है। उसमें भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, जैसे फंडामेंटल राइट करें, DPSP करें, फंडामेंटल ड्यूटी। DPSP और फंडामेंटल ड्यूटी करने में सिर्फ आपको 1-2 घंटे ही लगते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ है, हाँ। लेकिन स्टार्टिंग में अगर अच्छे से करेंगे तो डेफिनेटली लॉजिक भी डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप देखेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज़ को अगर रिमेंबर करना है तो आप उसको लॉजिक के बेसिस पे बहुत आसानी से कर सकते हैं, बिकॉज मैंने उसी प्रकार से किया है। DPSP जब क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं, DPSP वर्सेस फंडामेंटल ड्यूटी, तो इसमें क्या है ना, जब आप लॉजिकली चीज़ों को समझेंगे कि सर DPSP जो है वो स्टेट
और यहाँ पर आपका पर्सन या सिटीज़न, जब इस बात को आप ध्यान में रखेंगे तो आपको बहुत ही इजीली हो जाएगा, ठीक है, कि ये स्टेट के लिए डायरेक्टिव है, तो जब ऑप्शंस रहेंगे तो आपको पता चलेगा अच्छा ये स्टेट को डायरेक्टिव दिया जा सकता है, ये सिटीज़न के कैपेबिलिटी के अनुसार क्या क्या हो सकती है वो। तो जब आप पढ़ रहे हैं ना तो उसी तरह से उसको लॉजिकली समझने की कोशिश करें, तो क्या होता है आपको मगअप भी नहीं करना पड़ता, आसानी से हो जाता है। वैसे आपके हेल्प के लिए हमारा कोर्स आपको पता ही होगा, GS 365 का कोर्स है, 14 आवर्स में पूरी कंप्लीट पॉलिटी है। ऑल्दो उसमें भी थोड़े पार्ट बचे हुए हैं, जल्द हम कोशिश करेंगे कंप्लीट करने के लिए, तो वो आप देख सकते हैं, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट ही है, यूट्यूब पे एक बार जाके आप देख सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चंस अच्छे आ रहे हैं, उससे CDS में भी आपको देखने के लिए क्वेश्चंस मिले थे, ठीक है। CDS में आई थिंक 15-16 क्वेश्चंस थे, डायरेक्ट 18 आउट ऑफ में से, ठीक है। तो अब वो देख सकते हैं, प्रूफ वीडियो भी है, वैसे सारी कुछ है, आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। और फिर सेम मैनर में इसके बाद आपको इसमें करना है क्या, प्रीवियस ईयर एनालिसिस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के एनालिसिस। और जैसे ही आप करेंगे यहाँ तो आप देखेंगे 80-90% क्वेश्चन सॉल्व करने लग जाएंगे आप, अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो। और उसके बाद फिर जहाँ जहाँ आप लैग कर रहे हैं फिर से आप रिवर्स ऑर्डर में फिर रिवीजन करना स्टार्ट करेंगे। तो इस तरह से जब आप करेंगे तो आपकी पॉलिटी पे भी पकड़ बनती चली जाएगी। देखिए इन सभी चीज़ों को बहुत सारे स्टूडेंट करते हैं, लेकिन इसके बाद भी क्वेश्चन जो मार्क्स नहीं बढ़ते हैं उसके पीछे का जो स्ट्रैटेजी वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी, ऐसे भी आप देखेंगे अभी भी टाइम हो चुका है, तो वो मैं एडवांस वाली जो वीडियो लेके आऊँगा वहाँ पर मैं बताऊँगा। क्योंकि लास्ट टाइम क्योंकि जैसे देखिए मैंने खुद तो किया ही है, इसके अलावा 3 to 4 स्टूडेंट्स से मैंने टेलीग्राम पे कॉल के थ्रू बात की थी, उनके भी मार्क्स ठीक हो गए थे 100 और 110 के, लेकिन फिर उन्होंने सिर्फ 2-3 दिन, क्योंकि ये कुछ एडवांस स्ट्रेटजी में ऐसा कुछ नहीं है कि मैं आपको बहुत ही ऐसा बता दूंगा, क्योंकि नॉलेज तो आपके पास है ही, अगर आपने पढ़ा है और नहीं पढ़ा तो डेफिनेटली फॉलो करके पढ़ सकते हैं। तो नॉलेज तो है, उसको किस तरह से अप्लाई करना है उस चीज़ पे फोकस करना है, और वो डेवलप करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, ठीक है, आप 7 डेज़ 10 डेज़ में ही कर लेते हैं, तो वो चीज़ रहती है, ठीक है। तो उस पर भी हम फोकस करेंगे। इसके बाद हम आ जाते हैं ज्योग्राफी पे, ठीक है। अगर हम ज्योग्राफी की बात करें तो देखिए ज्योग्राफी के लिए मैं यही रिकमेंड करूंगा कि आप 6 से लेकर 12 तक की सारी NCERTs पढ़ें, ठीक है। 5 यहाँ हो जाएंगी और आपकी 4 उधर, 9 टोटल NCERTs होंगी, ठीक है। 9 टोटल NCERTs होंगी जो आपको पढ़नी है। लेकिन मैं आपको समझाता हूँ क्या, 6 से 8 तक को ना एक बार बहुत ही अच्छे से पढ़ें, ठीक है। ये स्ट्रेटजी मैं फॉलो करता हूँ, अगर आपको करनी है तो कर सकते हैं, बाकी आपकी मर्जी, ठीक है। 6 से लेके 8 तक की जो भी NCERTs हैं उनको 1 गो में पढ़ना है। जैसे मैंने जब फर्स्ट टाइम पे पढ़ा था 21 अटैम्प्ट के लिए, क्योंकि 20 अटैम्प्ट में मैंने उतनी NCERTs नहीं पढ़ी थी, तो आई टुक ऑन अराउंड 7 डेज़ ही, ठीक है। आप मान लें 7 to 10 डेज़ लग जाते हैं, ठीक है। थोड़ा आराम आराम से पढ़ेंगे क्योंकि स्टार्टिंग में अब आपको अच्छे से करना है। आपने पढ़ लिया, उसके बाद करना क्या है, क्योंकि रिवाइज इसको फिर बार बार नहीं करना, इसमें वैसे भी कुछ अच्छे कंटेंट्स हैं नहीं। इसी बार देखिए सैटेलाइट ये सब वाले क्वेश्चन जो हैं वो यहाँ से आए थे, CDS में आई थिंक आया था सैटर्न वाला, इस बार तो 6 के बुक में दिया हुआ है डायरेक्टली। वो बहुत सारे क्वेश्चंस हर साल आते रहते हैं। तो इसमें करना क्या होगा आपको कि 7 to 10 डेज़ में कर लिया, उसके बाद 1 to 2 डेज़ में आप उसको क्विकली रिवाइज़ करें और कंप्लीट एक दिन ले सकते हैं, 3 to 4 आवर्स में हो जाएगा। और उसके बाद ना जैसे मैंने इसके लिए 10 to 12 पेजेस मैंने सिर्फ ओनली फैक्ट्स, क्योंकि यहाँ से अगर आएंगे ना कॉन्सेप्ट आपको नहीं फंसा पाएगा। 6 से 8 तक में कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है जो आप आगे भी अच्छे से अगर ज्योग्राफी पढ़ लेते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी आ जाएगी, लेकिन फैक्ट्स जो होंगे ना वहाँ पर आपको दिक्कत आएगी, क्योंकि फैक्चुअल नॉलेज तो वो आप 10 to 12 पेजेस में ना जस्ट जॉट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे हैं जैसे यूरोप और ये एशिया के बीच में माउंटेन्स, ये सारी चीज़ें तो वो आप कर लेंगे, ठीक है। छोटे छोटे जो पिक्चर्स भी दिए गए हैं वहाँ पर पोल स्टार, नॉर्थ स्टार, ये सारे जो भी हैं वो सारे कॉन्स्टलेशन, ये सब सबके एग्जाम्पल्स ऐसे बाकायदा नोट कर सकते हैं। तो वो 10 to 12 पेजेस में आप सिर्फ फैक्ट्स वाले ना इकट्ठा कर लें एक साथ, ठीक है। 10 to, इसके बाद फिर आपको कभी 6 से 8 तक की बुक पढ़नी नहीं पड़ेगी। जितने क्वेश्चन आएंगे वो यहीं से हो जाएंगे, बाकी क्वेश्चन आएंगे ना वो आपके दिमाग में होगा, वो आप कर लेंगे, ठीक है। ये स्ट्रेटजी आपको फॉलो करनी है। सेम मैनर में 10th के साथ भी वही चीज़ अप्लाई होती है। 10th को भी आपको एक बार पढ़ना है और उसके बाद उससे सिर्फ फैक्ट्स वाले नोट कर लेना है, ठीक है। ये सेम मतलब 6 से लेके 10 यानी 4 बुक्स को तो आपको सिर्फ एक बार पढ़ के छोटे से उसके नोट्स निकाल के छोड़ देने हैं। अब बात आती है 9th की। देखिए 9th के लिए जो बेस्ट एप्लीकेशन क्या होता है कि 9th को तो आपको एग्ज़ाम से भी पहले रिवाइज़ करके जाना चाहिए मेरे अनुसार से, ठीक है। नोट्स बना सकते हैं, वेल एंड गुड, नहीं बना सकते हैं तो एक स्ट्रैटेजी मैं बताऊँगा जो मैं यूज़ करता हूँ। करना क्या है, देखिए 11th की जब आप एक बुक पढ़ेंगे इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट, इंडियन ज्योग्राफी की, 9th भी आपकी इंडियन ज्योग्राफी,
इसमें से ना जैसे कि इसमें भी सेम सेम ही आपको ज़्यादातर मैक्सिमम चैप्टर्स देखने के लिए मिलेंगे, फॉरेस्ट, वेजिटेशन, ये सारे वाले चैप्टर्स, सॉइल्स, ये सारे चैप्टर्स यहाँ पे भी देखने के लिए मिलेंगे, और यहाँ पे भी माउंटेन्स, ये सारे। अगर आप देखेंगे ना जैसे वेजिटेशन, सॉइल वाला, तो आपको दिखेगा कि लाइन्स भी बहुत सारे मैच हो रही हैं, ठीक है। तो उसमें करना क्या है ना कि जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर रेड सॉइल वाला पैरा है, फॉर एग्जांपल इस बुक में जो मैंने की थी, और यहाँ पे भी रेड सॉइल वाला है, तो यहाँ से ना जो भी 1-2 पॉइंट एक्स्ट्रा दिखे ना वो यहीं पे बुक में अलग बगल में ही लिख लिया, समझ रहे हैं आप। सेम मैनर में कुछ जैसे फैक्ट्स हैं, अब जैसे 9th में एक है कि नामचा बारवा के पास जो है वो यू टर्न लेता है ब्रह्मपुत्र, आई थिंक CDS में क्वेश्चन आया ये। जब आप यहाँ पर हिमालयंस पढ़ रहे हैं जहाँ पर, तो वहीं पर ब्रह्मपुत्र, सॉरी ड्रेनेज वाला जहाँ पढ़ रहे हैं 3rd चैप्टर में आपका, वहीं पे ब्रह्मपुत्र जहाँ पर मैप दिया हुआ वहीं पे मार्क करके आप लिख सकते हैं, तो फिर आपका वो कभी रॉन्ग नहीं होगा। तो 9th के एफर्ट्स को आप कम कर सकते हैं ऐसे करके। तो क्या होगा, जब 11th रिवाइज करें तो ऑटोमेटिकली 9th भी रिवाइज हो रहा है, लेकिन फिर भी मैं रिकमेंड यही करूँगा कि एग्जाम से पहले एक बार 9th भी देख के जाना चाहिए, जैसे मैं देख के जाता हूँ, तो वो चीज़ आप कर सकते हैं। बाकी अगर शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं तो वेल एंड गुड, बट 9th इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को आप समझे, ठीक है। क्वेश्चन अच्छे बनते हैं इससे। बाकी 11th की जो दोनों बुक हैं, यानी कि इंडियन फिजिकल और ये फंडामेंटल, देखिए फंडामेंटल वाली जो है बुक है ना, उसको बहुत ही बेहतर तरीके से आप प्रिपेयर कर सकते हैं अगर आप थोड़े सा लॉजिक को इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए इससे ना क्वेश्चंस अगर आप नेचर में समझेंगे तो कॉन्सेप्चुअल उतने नहीं बनते, मतलब स्टार्टिंग वाला जियोमॉर्फोलॉजी वाला बात कर रहा हूँ, कॉन्सेप्चुअल बनेंगे तो क्लाइमेटोलॉजी वाला बनेगा, ठीक है। ओशनोग्राफी से भी उतने कोई कॉन्सेप्चुअल बनते नहीं है, डायरेक्ट जो लाइन बाय लाइन वाले हैं वैसे ही क्लाइमेटोलॉजी से कॉन्सेप्चुअल बन सकते हैं। तो करना क्या है ना, जियोमॉर्फोलॉजी वाला जब आप पढ़ रहे हैं ना, तो सिंपल आपको कुछ नहीं करना, फैक्ट्स इकट्ठे कर लेंगे, ठीक है। वहीं पे मतलब बुक ही में अगर नोट्स बना सकते हैं, तो मैंने अभी तक नहीं बनाई हैं। तो करना क्या है, जैसे लैंडफॉर्म है तो लैंडफॉर्म वाले में सारे में ऐसे आप देखेंगे बहुत सारे इंस्टीट्यूट टेबल्स भी प्रोवाइड करते हैं, वो खुद से भी आप बना सकते हैं, कोई इतना नहीं है कि हाँ वाटर रिवर से कौन सा बनता है, फिर आपके ग्लेशियल से कौन सा बनते हैं, कौन सा इरोजनल है, कौन सा डिपोजिशनल है, ऐसे करके आप मार्क कर करके सारा एक नोट कर लेंगे, ठीक है। रफ आइडिया ले लेंगे कि हाँ सर ड्रमलिन है तो कैसे बन रहा है, इसकर है तो कैसे बन रहा है, एरिड्स है तो कैसे बन रहा है, ये जो हॉर्न शेप होता है वो कैसे बनता है। ज़्यादातर माउंटेन्स जो हैं जो हाईएस्ट पीक वाले होते हैं, जैसे माउंट एवरेस्ट, हॉर्न, एरिड्स, वहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं बीच में। तो वो सारी चीज़ें जो है ना वो आप एक बार थोड़ा रफ आइडिया ले लेंगे, बाकी आप नोट कर लेंगे। जैसे फर्स्ट ही चैप्टर है तो उसमें कुछ नाम दिए गए हैं, बिग बैंग थ्योरी है, उससे पहले भी अल्बर्ट ओरिस्टलस, इन सभी का नाम दिया गया है, नेबुलर हाइपोथेसिस, ये सारी तो रफ आप ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद करना क्या है कि अगर आप देखेंगे ना लैंडफॉर्म से भी क्वेश्चंस जो हैं वो जियोमॉर्फोलॉजी से आते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। जियोमॉर्फोलॉजी सॉरी लैंडफॉर्म से जो क्वेश्चंस होते हैं ना वो जीसी लियोंग से भी आते हैं, ठीक है। तो उसमें करना क्या है ना कि लैंडफॉर्म के जो एग्जांपल्स दिए हैं ना बुक के बगल में ही, वहीं पर लैंडफॉर्म में, जैसे जहाँ पर फ्लूवियल वाला दिया हुआ है, रिवर वाला, मतलब वहीं पर आप नोट कर लें जो एक्स्ट्रा है, या फिर जो भी जैसे डेजर्ट वाले हैं तो वहीं पर 1-2 नोट कर लें, ताकि अगर आए 1-2 तो वहीं पर। जीसी लॉन्ग नहीं पढ़ना सर, जीसी लॉन्ग पढ़ना नहीं है, सिर्फ आपको स्मार्टली अप्लाई करना। अगर ये स्मार्टनेस अगर आप दिखाएंगे ना तब आपके मार्क्स, आपको लास्ट में जाके इतना पैनिक भी नहीं करना पड़ेगा, सारा चीज़ें जो है एक जगह सेग्रीगेटेड हो जाएंगी और आपको ईजीली आप 160 क्रॉस कर पाएंगे, ठीक है। टारगेट भी आपको 160 प्लस ही रखना पड़ेगा, तभी 150 प्लस तक के अप्रॉक्स में आएगा, ठीक है। 160 170 भी रख सकते हैं, क्योंकि अब धीरे धीरे तो और भी इंक्रीज़ ही हो रहा है, तो ठीक है। तो जीसी लॉन्ग, इसके अलावा देखिए जीसी लॉन्ग मैंने आपको क्लाइमेटोलॉजी का एक चैप्टर में आपको एक टेबल दिखेगा, 2 हैं, एक तो टेबल आपको दिख जाएगा वर्ल्ड क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन और एक उसका डिस्क्रिप्शन 2 पेज में है। उसको आप ऐसा कर सकते हैं फोटोकॉपी लेके इसी बुक में अटैच कर लें अपने फंडामेंटल वाले जहाँ क्लाइमेटोलॉजी दिया हुआ, या फिर उसमें से खुद से भी प्रिपेयर करके आप उसमें अटैच कर सकते हैं ठीक है। तो वो चीज़ आप कर सकते हैं, बिकॉज क्लाइमेटोलॉजी से अगर क्वेश्चंस जीसी लॉन्ग से बन रहे होंगे तो वहीं से बनेंगे, इसके अलावा नहीं बनेंगे। तो यही 2-3 चीज़ें हैं जहाँ से जीसी लॉन्ग से क्वेश्चन बनते हैं, अदर देन दैट नहीं बनते हैं। तो इस चीज़ को स्मार्टली अगर अप्लाई करेंगे तो होगा। ये चीज़ डेवलप कैसे होती है, तो सर जब आप प्रीवियस ईयर लगातार क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि सर मैंने एनसीईआरटी पढ़ ली बट फिर भी ये क्वेश्चन क्यों नहीं बन रहा, तो आप रियलाइज़ करेंगे कि अच्छा ये इसका सोर्स यहाँ पर आपको मिल रहा है। या फिर थोड़ी सी चीज़ें ना गूगल भी किया करें, ठीक है। जैसे कुछ आपको लेट से कोई लैंडफॉर्म एग्ज़ाम में क्वेश्चन में मिल गया, तो जैसे इसमें क्या है ऑप्शंस भी इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे एग्ज़ाम में कुछ ऑप्शंस आपको देखने के लिए मिल गए हो सकता है आंसर वो ना हो, जैसे बी आंसर है, तो बाकी जो है सी डी उसमें अगर कोई नाम दिया हुआ है ना तो उसको आप ऑप्शन को ना सर्च कर लें आगे यूपीएससी लिख के, और अगर उससे रिलेटेड कुछ भी मिल रहा है ना तो अपने बुक ही में साइड में एक्सरसाइजेस के नीचे स्पेसेस होती हैं, वहाँ पर ना उन चीज़ों को नोट कर लें। समझ रहे हैं, ये सारी छोटी छोटी चीज़ें बट अगर आप ये सारी स्मार्टनेस दिखाते हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहती हैं एग्ज़ाम में, ठीक है। छोटी छोटी चीज़ें बट हेल्पफुल रहेंगी।
तो इस तरह से, क्योंकि आप देखेंगे ना बहुत बार जो है पीवाईस क्यू से आप बोलेंगे पीवाईस क्यू डायरेक्ट तो रिपीट नहीं होते, डायरेक्ट भी होती हैं वैसे तो, लेकिन इस तरह से तो काफ़ी रिपीट होती हैं। ठीक है, तो अगर इस तरह से प्रिपेयर करते हैं तो ये वाला भी आपका एस्पेक्ट हो जाता है। चलिए, तो फिर इसके बाद हम अगर देखें तो एक और मैं सेगमेंट करंट अफेयर की बात करूँगा, बिकॉज करंट अफेयर भी एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। तो करंट अफेयर की जब मैं बात करूँ तो करंट अफेयर में बेसिकली आपको करना क्या है, इसमें भी 2 से 3 स्ट्रेटजी वर्क करती हैं। ठीक है, जो मेरे लिए वर्क करती है वो मैं स्पेसिफिकली फोकस करके बताऊँगा। ठीक है, देखिए मंथली मैगजीन तो फॉलो करना स्टार्ट कर दें। ठीक है, ज़्यादा 30-32 पेज की होती हैं, कुछ लोग 28 की बनाते हैं, तो बहुत ही मिनिमम पेजेस की होती है। उसको ना आप जस्ट ऐसे रीड करते चलें, थोड़ा बहुत ध्यान देते चलें, इस तरह से साथ साथ मंथ बाई मंथ करते चलें, तो लास्ट में क्या होता है, बर्डन नहीं होता। लेकिन ये चीज़ तो है, लेकिन इससे ज़्यादा एडिशनल क्या वर्क करता है ये चीज़ समझे, क्योंकि करंट अफेयर में देखेंगे ना तो पिक्टोग्राफिकल मेमोरी या फिर लास्ट टाइम मेमोरी काफ़ी हेल्प करती है, खासकर मुझे। तो इसलिए करना क्या होगा कि लास्ट जब 15-20 डेज़ आपके एग्ज़ाम के बचे या फिर 1 मंथ बचे, तो करना क्या होगा आपको सिंपली कि आपको ना जैसे टेलीग्राम पे बहुत सारे चैनल्स मिल जाएंगे जहाँ पे वो एमसीक्यूज़ प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, इस बार हम भी कोशिश करेंगे। तो टेलीग्राम पे जो आपको ना क्वेश्चंस मिल जाते हैं एमसीक्यू फॉर्मेट में, फिर यूट्यूब पे ना आपको कुछ वीडियोस मिल जाते हैं जो शॉर्ट आपको दिखाएंगे कि हाँ ठीक है 6 घंटे में आपको करवा दे रहे हैं या 5 पार्ट में करा दे रहे हैं, 6 पार्ट में करा दे रहे हैं। ये काफ़ी हेल्पफुल रहती हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि डायरेक्ट इसी से आ जाएंगे सर आप पढ़ क्यों रहे हैं, ये तो आप पढ़ ही रहे हैं ना। ये क्या होता है ना कि लास्ट टाइम पे क्या हुआ कि मान लेते हैं इंपॉर्टेंट है 3 4 5 अगर रहे वैसे, तो आपने बस देख रखा है ना, तो वहाँ पर जैसे ही आपको दिखेगा एग्ज़ाम में कि अच्छा ठीक है वर्ल्ड फूड प्राइज़ है, तो अच्छा फूड प्राइस है, तो यहाँ पर देखिए रॉथेंजे टाइप का नाम दिख रहा है, वो मैंने पढ़ा है, तो ठीक है यही हो जाएगा आंसर। समझ रहे हैं, इस टाइप से अगर आप उस चीज़ को रिलेट कर पाएंगे ना तो होगा। तो इसलिए ये एमसीक्यूज़ लास्ट टाइम जो वीडियोस होती हैं मैराथन वीडियोस इस तरह से, या मंथली वीडियोस या मंथली एमसीक्यूज़ की भी बहुत सारे वीडियोस प्रोवाइड करते हैं, बहुत सारे चैनल्स हैं, वो काफ़ी हेल्पफुल रहती हैं। ठीक है, बाकी देखिए इसमें उतना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का रोल तो नहीं होता, बट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वो देखने का काम आता है कि अच्छा स्पोर्ट्स है तो स्पोर्ट्स से क्वेश्चंस आ रहे हैं, अवार्ड्स है तो उससे आ रहे हैं, तो इस टाइप से थोड़ा बहुत देखने के लिए आपके वो एनवायरनमेंट से अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं करंट अफेयर में। अब इसी में ना डिफेंस वाला भी एस्पेक्ट आप जोड़ सकते हैं, डिफेंस वाला भी आप करेंगे। ठीक है, अब देखिए डिफेंस वाला क्या है, डिफेंस में अब ये नहीं है बहुत कुछ पढ़ना है, नहीं, जो मेजर है, जैसे देखिए इस बार सीडीएस में भी क्वेश्चन आया था, और ये तो मेजर जैसे ब्रह्मोस है, अग्नि है, नाग है, त्रिशूल है, पृथ्वी, ये सब इसके मेजर डिस्क्रिप्शन थोड़ा बहुत पढ़ लें, विकिपीडिया में सर्च करके थोड़ा बहुत पढ़ सकते हैं, थोड़ा बहुत नोट कर सकते हैं। बाकी जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ में आ रही है ना वो सारा आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, विक्रमादित्य ये सारी, ठीक है, तो वो हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। अब इसके बाद मैं लास्ट जो आपका इम्पॉर्टेंट सेगमेंट है, इसके बाद छोटे छोटे भी बचेंगे आपके, जैसे कि एक है आपका मैथ्स। ठीक है, मैथ्स एंड रीजनिंग। तो मैथ्स एंड रीजनिंग के लिए सबसे पहले तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है मैथ्स एंड रीजनिंग, अपने आप में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बिकॉज़ इससे क्वेश्चंस बहुत सारे मतलब 15 क्वेश्चंस के अराउंड में बनते हैं, 15-16। ठीक है, पहले 20 थे बट ठीक है तो कम हो गए हैं। तो इसके लिए करना क्या है कि जैसे जिनका अच्छा है वो तो सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करें, जिनका अच्छा नहीं भी है ना, मैं तो यही रिकमेंड करता हूँ ऑल्दो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करें, और उसके जो चैप्टर आपको वीक लग रहा है कि सर टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस नहीं बन पा रहे हैं, वो चैप्टर कोई भी बुक से आर एस अग्रवाल और किरण ये सारी से आप कर सकते हैं, उसके थोड़े चैप्टर वाइज ये सब सॉल्व कर लिए। टाइम एंड डिस्टेंस नहीं बन रहा तो सिर्फ उसको कर लिया। ठीक है, बाकी आप अपने अनुसार से थोड़ा सा मैथ्स एंड रीजनिंग के क्वेश्चंस को देख के ये, बस मैं एक चीज़ यहाँ पर यही बताऊँगा कि सर इसे नेगलेक्ट ना करें। ठीक है, डोंट नेगलेक्ट इट, बिकॉज क्वेश्चंस जो है ना बहुत ही सिंपल मार्क्स हैं। कम से कम देखिए आपके मैथ बैकग्राउंड नहीं भी है ना तो भी आप तो 10 to 12 सॉल्व कर सकते हैं, तो कम से कम इसे फोकस करें। मैथ्स इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अभी आप बिगनर हैं, अभी स्टार्टिंग फेज़ है आपका, अभी ही अगर मैथ स्ट्रॉन्ग नहीं भी है तो मैथ्स पे फोकस करें, बिकॉज मैथ्स पे क्वेश्चंस बनेंगे और अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। अगर आप नहीं बना रहे तो कोई और बना रहा है एग्ज़ाम में, और उस चीज़ को ना जीके के क्वेश्चन या फिर जनरल स्टडीज़ के क्वेश्चंस को कोप अप करना बहुत मुश्किल है। आप ज्योग्राफी के लेट से 10 क्वेश्चंस बना रहे हैं 15 में से, अब इस 10 को अगर आप 12 करना चाहेंगे, 13 क्वेश्चन करना चाहेंगे ना, तो वो 2-3 क्वेश्चन अच्छे लेवल वाले करने पड़ेंगे जो लोग नहीं बना पा रहे हैं। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ पर 12 से 13-14 क्वेश्चन ईजीली आप बना सकते हैं
बस थोड़ी सी, तो इसलिए मैथ्स पे फोकस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको करना चाहिए मैथ्स पे फोकस, खासकर रीजनिंग पे भी। रीजनिंग के भी क्वेश्चंस इस बार नहीं आए थे, बट ठीक है, रीजनिंग के क्वेश्चंस आते हैं, तो मैथ्स एंड रीजनिंग इज़ क्रूशियल और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, तो आगे हम अगर देखें तो एक हमारा एनवायरनमेंट वाला सेगमेंट आ जाता है, ठीक है। एनवायरनमेंट, तो एनवायरनमेंट की बात करें तो एनवायरनमेंट में क्वेश्चंस इधर लास्ट 2 to 3 ईयर्स में उतने नहीं बन रहे हैं, फिर भी मैं यही रिकमेंड करूँगा कि 2-3 साल के क्वेश्चंस देख लें, थोड़े बहुत देखेंगे आप, डेफिनेशंस ये सब, यूट्रिफिकेशन, इकोलॉजिकल नीश है, ये सारे से आ रहे हैं क्वेश्चन। फिर इसके बाद ऑर्गेनाइजेशन, ये सब से आ रहे हैं, इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल्स, ये सब से आ रहे हैं। ये सब ना सिंपल आप सर्च कर लें, यूपीएससी आगे लिख के 1-2 वेबसाइट आ जाते हैं, मैंने सिर्फ उन्हीं से नोट करके 2-3 पेज के नोट्स बना के रखे थे और उन्हीं को रिवाइज़ करके जाता था। ऑल्दो इधर क्वेश्चंस ही नहीं आ रहे हैं, बट ठीक है, अगर आएंगे भी ना तो वहाँ से बन जाएंगे। और ये ज़रूरी नहीं है शंकर आईएएस ये सब रिडंडेंट है, मतलब शंकर आईएएस का रेलेवेंस तो अब अगर आप देखेंगे तो सीएसई में भी नहीं है, मतलब सीएसई में भी क्वेश्चंस बनते हैं बट उतना ज़्यादा बल्कि बुक है, उसमें से हार्डली कोई 1-2 स्टेटमेंट डायरेक्टली दिखता है, क्योंकि उसका भी थोड़ा सा नेचर अलग है सीएसई की प्रिपरेशन का। जब एनवायरनमेंट की बात करते हैं फिर भी वो डिफरेंट मैटर है, बट सीएपीएफ के लिए आई विल नेवर रिकमेंड। बाकी आपकी मर्जी है, आप अगर करना चाहते हैं तो वेल एंड गुड। बाकी देखिए मिसलिनियस कुछ टॉपिक से क्वेश्चंस बनते हैं, तो मिसलिनियस आपको खुद से फाइंड आउट करने पड़ेंगे कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस जो हैं वो आपके बन रहे हैं, क्योंकि मिसलिनियस वाला जो एस्पेक्ट आता है, जैसे कि आपके वो रैंकिंग वाले आ जाते हैं, आर्मी, ये नेवी, ये वाले, तो ये एक टेबल में हो जाएगा, या फिर सीडीएस में तो वो रेलवे हेडक्वार्टर्स, ये सब, तो वो जो 2-3 है ना मिसलिनियस वाले, वो थोड़ा प्रीवियस ईयर एनालिसिस करेंगे तो वो हो जाएंगे, ठीक है। बाकी देखिए आप ना खुद का भी एक फाइल ऐसे मिसलिनियस टाइप का बना सकते हैं, या फिर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स करके, और उसमें जितने भी, क्योंकि आप देखेंगे ओशन करंट एक ऐसा टॉपिक है, हर साल क्वेश्चन आ रहा है, ग्रासलैंड, ये सब, उसके नाम, ट्रॉपिकल कौन से हैं, टेम्परेट कौन से हैं, ये सब जब आप एनालिसिस करेंगे, तो जब हम हिस्ट्री की बात करते हैं तो हिस्ट्री में जैसे कि वो सोशियो रिलीजियस वाले से आते हैं, ट्राइबल मूवमेंट से आते हैं, तो वो सारा का ना एक ऐसे करके फाइल बनाए, ये सारे ना काफ़ी लास्ट टाइम पे बहुत हैंडी होते हैं। अगर आप ये प्रिपरेशन के दौरान ही जब प्रिपेयर कर लेते हैं ना, तो बहुत ही, मतलब आप माने तो 20-30 पेजेस का होता है, लेकिन एग्ज़ाम में पता है वो आपको 20-30 मार्क्स से भी ज़्यादा का बेनिफिट देता है दूसरे स्टूडेंट से जिन्होंने अच्छी प्रिपरेशन की है उनसे, और जिन्होंने नहीं किया उनसे तो बहुत ही ज़्यादा, समझ रहे हैं। तो ये चीज़ अगर आप करेंगे एनालिसिस के बेसिस पे तो काफ़ी आपके लिए हैंडी होती है, ठीक है। लास्ट में 2 मैं टॉपिक की बात करूँगा, 2 सब्जेक्ट्स की बात करूँगा, हिस्ट्री और इकनॉमिक्स की। मैं लास्ट में इसलिए बात करता हूँ बिकॉज दे कैन बैकफायर इन द सेंस कि क्वेश्चंस तो आएंगे, क्वेश्चंस आप बनाएंगे भी, लेकिन मैं इस पर ज़्यादा एफर्ट्स देने की बात नहीं करता, क्योंकि ज़्यादा एफर्ट्स देना मतलब वो टाइम आपका कंज्यूम करता है। ऑल्दो देखिए आप देखेंगे पेपर जो है वो धीरे धीरे मार्क्स जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है, तो आपको इस पर फोकस तो करना पड़ेगा, लेकिन उसको फोकस थोड़ा डिफरेंट तरीके से करना पड़ेगा। वो क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने टाइम फोकस करना होता है, वो भी मैं समझाऊँगा। जैसे 2-3 होते हैं, अब जैसे हिस्ट्री का क्वेश्चन है, यूजुअली ऑप्शन सी अगर आपको 2 स्टेटमेंट दिख जाएँ और डिस्क्रिप्शन वाले तो सी होता है, मतलब ऐसे अगर आप अप्लाई करते हैं तो। बाकी ये सारी चीज़ें पे मैं बात करूँगा, ठीक है। तो हिस्ट्री में देखिए सबसे पहले तो कुछ भी आप ना करें, थीम्स की 1, 2 एंड 3 ये तो पक्का कर लें, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ही अच्छे से करें। और मैं तो यही कहूँगा कि नोट्स अगर प्रिपेयर कर सकते हैं तो वेल एंड गुड, क्योंकि बुक रिवाइज़ करना लास्ट में बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है, बिकॉज मैंने भी किया है। तो नोट्स प्रिपेयर ज़रूर करें, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो थीम्स के नोट्स ज़रूर प्रिपेयर करें और थीम्स को अच्छे से करें। थीम्स में ना पिक्चर्स करना बहुत इंपॉर्टेंट है, पिक्चर्स के नीचे जो भी दिया रहता है ना वो सब भी करेंगे, जो बॉक्सेस दिए हैं वो भी, वो सारे कुछ नहीं छोड़ना है, ठीक है। सब कुछ बहुत बेहतर तरीके से कर लेना है। जो भी क्वेश्चंस आएंगे 5-6 ही आएंगे, वो डायरेक्ट आएंगे, फ्री के मार्क्स होते हैं, कोई एक गलत हो जाए बाकी सारे सही होंगे, समझ रहे हैं। क्योंकि हिस्ट्री में बाकी क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत मुश्किल होता है। इसके बाद फिर मॉडर्न के लिए स्पेक्ट्रम आप कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। मैं तो स्पेक्ट्रम के नोट्स, शॉर्ट नोट्स जो होते हैं वो रिकमेंड करता हूँ, क्योंकि इसमें जैसे स्पेक्ट्रम वाले में देखेंगे तो बहुत सारे डिस्क्रिप्शंस भी दिया हुआ है मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और बहुत सारी एनालिसिस भी दिया, ऑल्दो वो हेल्प करती है जब आप अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने में, थोड़ा सा क्रोनोलॉजी को समझने में, बट फिर भी मैं रिकमेंड नहीं करता। शॉर्ट नोट्स भी इनफ होती है, मतलब मेरे लिए। बाकी आप अगर पढ़ना चाहें तो डेफिनेटली आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा अगर और मैं बोलूँ तो ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं, बिपिन चंद्रा वाली बहुत सही है वो बुक, उससे भी क्वेश्चंस बहुत सारे तो स्टेटमेंट से डायरेक्ट देखने के लिए मिल जाते हैं, तो वो उससे भी क्वेश्चंस बन जाते हैं, तो आप वो भी कर सकते हैं। बाकी जिनको एंशिएंट मिडाइवल पढ़ने का है मैं तो रिकमेंड नहीं करूँगा, बट ठीक है, तो आर.एस. शर्मा पढ़े, तमिलनाडु ये सब नहीं पढ़ना है, बाकी आपकी मर्जी। आर.एस. शर्मा इज़ वेल एंड गुड, एंड सतीश चंद्रा, ये सारी ओल्ड एनसीईआरटीज़ है, बहुत सही बुक है ये,
काफ़ी अच्छी है अंडरस्टैंडिंग लेवल पे भी, और बहुत सही तरीके से दिया हुआ है। इसको अगर अच्छे से कर लेते हैं तो CSE में भी हेल्प मिलेगा। हर साल प्री में डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं इससे, अगर आप थोड़ा सा अप्लाई करते हैं तो। अब आप ये सोचेंगे कि सर यहाँ से लाइन बाय लाइन आप दिखा दें, तो वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। वो स्कूल लेवल में भी अब नहीं होता कि लाइन बाय लाइन क्वेश्चन आए, तो आपको थोड़ा सा एप्लीकेशन पे फोकस करना पड़ेगा, ठीक है। तो स्पेक्ट्रम ये, फिर इसके बाद आर्ट एंड कल्चर की मैं बात करूँगा बिकॉज वो भी इंपॉर्टेंट है। आर्ट एंड कल्चर में अगर आप देखेंगे ना, तो आर्ट एंड कल्चर में फ़ाइन आर्ट की एक बुक आती है। अब देखिए लोग कहते हैं फ़ाइन आर्ट पढ़ लो, बट फ़ाइन आर्ट में क्या पढ़ो ये तो पता ही नहीं है। तो सर फ़ाइन आर्ट को समझने की ज़रूरत है कि सर फ़ाइन आर्ट आपको पूरी बुक नहीं पढ़नी है, ठीक है। फ़ाइन आर्ट में ना पिक्चर्स दिए गए हैं, जो भी पिक्चर्स दिए गए हैं ना, उन सभी पिक्चर्स के नीचे जैसे प्लेसेस दिए गए हैं वो पढ़ लीजिए, थोड़ा वो पिक्चर के बारे में डिस्क्रिप्शन, थोड़े से स्टाइल्स के बारे में दिया है, टेम्पल ये सारे के वो पढ़ें। जैसे अभय मुद्रा वाला है, वो क्वेश्चन आया था बुद्धा से रिलेटेड, तो वो पिक्चर में ही डायरेक्ट दिया हुआ है। तो पिक्चर्स को आपको पढ़ना है, फ़ाइन आर्ट पढ़ने के लिए उतना नहीं है टाइम, तो फ़ाइन आर्ट बुक पूरी नहीं पढ़नी है, पिक्चर्स को सिर्फ पढ़ना है। हाँ, इसमें फिर क्या है ना कि क्वेश्चन जब सॉल्व कर रहे हैं ना, तो कुछ आपको थोड़े बहुत दिखेंगे लिटरेचर ये सब बुक्स वाले, तो वो सारा आप कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ है, लेकिन मैं एक और आपको रिकमेंड करूँगा यहाँ पर हिस्ट्री के लिए मैं एक हाईली रिकमेंड करूँगा कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसकी रेलेवेंस मुझे 2022 के अटैम्प्ट में पता चली है, उससे पहले नहीं। दैट इज़ लूसेंट बुक आती है, उसकी हिस्ट्री आप ज़रूर पढ़ें, ठीक है। ज़्यादा नहीं है, बहुत ही कम है, छोटी सी बुक भी है। हिस्ट्री वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसका एंशियंट, मिडाइवल एंड मॉडर्न तीनों, खासकर मॉडर्न में जो टेबल्स ये सारे दिए गए हैं वो पढ़ें। ये एंशियंट में भी लास्ट में जैसे बुक्स वाले दिए गए हैं वो सारे, मिडिवल्स में थोड़े वार और ये सारे हर साल, मतलब मिडिवल में हर साल आप देखें 21 में एक आया था वो दल चालीसा वाला क्वेश्चन, तो कि किसने एबॉलिश किया है बलबन, तो वो वाले क्वेश्चंस तो वो सारे ना आते हैं, ठीक है। तो इसीलिए लूसेंट वाला कर लें, हार्डली 7 डेज़ ही लगता है, मतलब लास्ट में रिवाइज़ करना चाहें तो 1 से 2 दिन में कर सकते हैं। मैं तो सिर्फ ऐसे देख के गया था, ठीक है। तो काफ़ी हेल्पफुल रहता है वो लूसेंट, तो इसलिए आप लूसेंट अच्छे से करें, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ, सो जस्ट मिनट, मैं यहीं पे स्पेस बना लेता हूँ, सब नया पेज। ठीक है, एक लास्ट बात कर लेते हैं इकोनॉमिक्स की, फिर पेपर 2 का अगले वीडियो में बात करेंगे बिकॉज काफ़ी लेंदी हो जाएगा फिर ये वीडियो। इकोनॉमिक्स के लिए अगर मैं बात करूँ तो देखिए माइक्रो और मैक्रो इंपॉर्टेंट है, दैट्स ट्रू। और मैं माइक्रो ज़्यादा रिकमेंड करूँगा अच्छे से करने के लिए, बिकॉज माइक्रो से क्वेश्चंस जो आते हैं डायरेक्ट भी आते हैं। जैसे लास्ट ईयर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी करवाया था, इजी क्वेश्चन, आप थोड़ा भी समझ के रखे हैं तो हो जाएगा। थोड़े बहुत ऐसे लॉरेंज कर्व ये सब तो देख सकते हैं, ठीक है। बाकी मैक्रो भी करें अच्छे से। इसके अलावा जैसे इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट वाली जो बुक आती है वो भी अच्छे से करें, बिकॉज उससे भी क्वेश्चंस बन रहे हैं। मैं तो ये कहूँगा 9th और 10th वाली भी एनसीईआरटी पढ़ लें। ऑल तो आपको देखने के लिए लगेगा कि उसमें क्या विलेज ऑफ पालमपुर ये सब पढ़ना है, बट ठीक है, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं उसमें पढ़ सकते हैं, बिकॉज वो इंपॉर्टेंट होती हैं। अंडरस्टैंडिंग लेवल पे भी अगर एक बार आप इकोनॉमिक्स को अच्छे से समझने लग जाएंगे तो वो काफ़ी हैंडी हो जाती हैं आपके लिए। बाकी कुछ कॉन्सेप्ट जो होती हैं वो आपके जैसे लास्ट ईयर के टाइम पे, मतलब लास्ट 1.5 ईयर में न्यूज़ में होती है, तो वो भी आ जाती हैं कभी कभी। तो वो सारी चीज़ें हैं छोटी छोटी, जैसे बेस इफेक्ट हो गया। बाकी मैक्रो वाले सारे वो सारे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट देख लें, बिकॉज वो सारे अगर क्वेश्चंस बनते हैं, वैसे इधर तो नहीं दिखते हैं, CDSS में दिख जाते हैं, जैसे रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, SLR, CRR, ये सारे क्या इम्पैक्ट पड़ता है मनी सप्लाई का, M1, M2, M3, M4, इसके बाद M0 रिजर्व मनी किसे कहते हैं, ये सारे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, वो सारा आप कर लें, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट रहता है वो, ठीक है। तो ये इस तरह से आप इकोनॉमिक्स कर सकते हैं। बाकी देखिए ओवरऑल मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि क्या है नहीं है। ये बिगनर्स का पूरा स्ट्रेटजी था जो मैंने आपको पूरा बहुत ही डिटेल्ड में बुक लिस्ट के साथ कैसे किसको क्या करना है, कहाँ स्मार्ट वर्क है, ये सारी चीज़ें। इसके बाद आता है द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल ऑफ प्रैक्टिस, और इसी को मैं कहता हूँ दिस इज़ द एडवांस स्ट्रेटजी, जिसपे बहुत इंपॉर्टेंस है फोकस करने की। जितनी फोकस इंपॉर्टेंस, यही प्रॉब्लम आ जाती है कि अगर मैं बात करूँ एक अच्छे स्टूडेंट के भी, तो वो 80-90% जो है
फोकस करते हैं ये स्टैटिक या फिर इसको पढ़ने में और रिवाइज़ करने में, और 10-20% फोकस करते हैं इस पे। बल्कि मैं अगर कहूँ तो मेरे अनुसार से 60% इधर और 40% इसका रोल है, ठीक है। वो मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। बिकॉज अगर आप ये सोच रहे हैं कि सर डायरेक्ट क्वेश्चंस यहाँ से, तो ठीक है डायरेक्ट आ जाएंगे, 80-85 क्वेश्चंस आएंगे, उसमें से भी आप कितना सॉल्व कर लेंगे, 80% 90%, ऐसा तो नहीं 100% कर लेंगे। लेकिन फिर जो रेस्ट क्वेश्चंस हैं उनके लिए इसका रोल आ जाता है, और इसमें भी आपको एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए इसका रोल आता है। क्वेश्चंस पेपर में क्या अटैम्प्ट करना है, कितना अटैम्प्ट करना है, ये सभी चीज़ों पे फोकस हम एडवांस स्ट्रेटजी में करेंगे, प्रैक्टिस पे फोकस करेंगे, क्योंकि इसके बाद उसी का रोल आता है। तो इस वीडियो में हम लोगों ने बात किया इंपॉर्टेंस ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। हर सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाते रहना है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। वो आपको ट्रेंड भी समझने में मदद करती है। मैं आपको कितना भी एक्सप्लेन कर दूँ, जब आप खुद से क्वेश्चन को देखेंगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि अच्छा इसकी इंपॉर्टेंस इतनी ज़्यादा है, तो आप खुद से फिर उसमें एफर्ट्स लगाते चले जाएंगे। और बाकी मैंने आपको बुक लिस्ट को एक्सप्लेन किया है, कौन सी बुक कहाँ पढ़नी है, ये सारी चीज़ें। ऑल्दो मैंने किसी चीज़ को मिस नहीं किया, कोई भी सब्जेक्ट को या फिर कोई भी एस्पेक्ट को। अगर आपको लगता है, कमेंट सेक्शन इज़ ऑलवेज ओपन फॉर यू। और बाकी इनक्रेडिबल अभिषेक 10 ये मेरी आईडी है। कभी भी किसी भी प्रकार का अगर आपको डाउट्स है पूछें। बाकी इनिशिएटिव की मैंने आपसे पूछी थी, तो पेपर 2 के रिगार्डिंग ज़्यादा आ रहा था, सोचते हैं उसके बारे में कुछ। और बाकी आपकी रह गई पेपर 2 की स्ट्रेटजी के बारे में, तो वो मैं बनाऊंगा, एक छोटा सा 10 मिनट का ही होगा, उसको मैं एक वीडियो बना के आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। तो हो सकता है कल पेपर 2 वाली आएगी, तो अब एडवांस स्ट्रेटजी 1-2 दिन डिले हो सकती है, ठीक है। तो उसे भी मैं जल्द लाने की कोशिश करूँगा, बिकॉज वो इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है, इससे भी ज़्यादा मेरे अनुसार से। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। देन थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।